हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का परीक्षा एप्लीकेशन पर। हम पढ़ रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ऑल दी पीएससी लेवल एग्जाम्स इन यूपीएससी एग्जाम। और हमने नैनो टेक्नोलॉजी को स्टार्ट किया था सबसे पहले। नैनो टेक्नोलॉजी में हमारे जो लास्ट लेक्चर रहे उनमें हम लोगों ने नैनो टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन पढ़ा कि भाई हिस्ट्री के अंदर एंशिएंट जो अपना टाइम था उसमें कैसे नैनो टेक्नोलॉजी को यूज में लिया जा रहा था, और उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी का कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिनका नैनो टेक्नोलॉजी के विकास में और नैनो टेक्नोलॉजी की उन्नति में, प्रगति में बहुत ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल रहा। दोस्तों, आज की जो कक्षा है इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन वेरियस फील्ड्स ऑफ लाइफ। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नैनो तकनीकी का प्रयोग, कि कैसे कैसे कहां कहां पर हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी का यूज आज कर रहे हैं। नैनो टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली सिस्टम वही है कि भैया साइज बहुत छोटा हो गया है, और साइज बहुत छोटा होने के कारण सरफेस अपॉन वॉल्यूम रेशियो, सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम रेशियो, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का जो अनुपात है वो क्या हो चुका है, वो बढ़ चुका है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो दक्षता बढ़ चुकी है, एफिशिएंसी बढ़ चुकी है, और इसी का जो यूज और यूटिलाइजेशन है वो हम लोग करने वाले हैं विभिन्न क्षेत्रों के अंदर। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। हम लोग कृषि के अंदर नैनो टेक्नोलॉजी का यूज पढ़ने वाले हैं। आइए देखिए, नैनो टेक्नोलॉजी की जो टर्म्स हैं यही सबसे ज्यादा पेपर्स में पूछी जाने वाली है आपके। देखिए, एग्रीकल्चर में नैनो टेक्नोलॉजी का यूज, तो सबसे पहले जो चीज हम डिस्कस करेंगे वो है दोस्तों नैनो फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर आपको पता है दोस्तों, उर्वरक। उर्वरक ऐसे पदार्थों को कहा जाता है जो कि मिट्टी की जो हेल्थ है, मिट्टी का जो स्वास्थ्य है, मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, सॉइल फर्टिलिटी, मृदा की उपजाऊ क्षमता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। जो क्रॉप प्रोडक्शन है, फसल उत्पादन है, उसको बढ़ाते हैं, साथ ही साथ क्वालिटी को भी, गुणवत्ता को भी बढ़ाते हैं। यानी वे पदार्थ, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि सॉइल हेल्थ को, मृदा के स्वास्थ्य को, सॉइल फर्टिलिटी को, मृदा की उपजाऊ क्षमता को, फूड प्रोडक्शन को, खाद्यान्न उत्पादन को, और साथ ही साथ फूड क्वालिटी को एनहेंस करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजर कहते हैं, उर्वरक कहते हैं। और दो टाइप के फर्टिलाइजर अभी तक हम देख रहे थे, केमिकल फर्टिलाइजर एंड बायो फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर रासायनिक उर्वरक जिनमें केमिकल्स यूज में लिए जाते हैं और जिनको आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है, और बायो फर्टिलाइजर जो कि बायो प्रोडक्ट से तैयार किए जाते हैं, जो कि जैविक सजीव उत्पादों से तैयार किए जाते हैं, जैसे कि गोबर गैस बायो फर्टिलाइजर है। जैसे कि वे सभी ऑर्गेनिज्म, वे सभी जीव जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, बायो फर्टिलाइजर कहा जाता है। नाम सुना होगा दोस्तों आपने राइजोबियम। राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया जो है ये दोस्तों लेग्यूम प्लांट्स के अंदर जो दालें होती हैं, जो पल्सेस होती हैं, लेग्यूम प्लांट्स उन्हें कहते हैं, उन पादपों की रूट नोड्यूल्स के अंदर, उन पादपों की मूल ग्रंथियों के अंदर राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। और ये राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है, नाइट्रोजन को स्थिर बनाता है मिट्टी के अंदर। और नाइट्रोजन जब सॉइल में बढ़ता है, नाइट्रोजन कंटेंट जब बढ़ता है मृदा के अंदर, तो मिट्टी कैसी हो जाती है, फर्टाइल बन जाती है, उपजाऊ बन जाती है। तो आप राइजोबियम को क्या कह सकते हो, बायो फर्टिलाइजर कह सकते हो। इसी तरह दोस्तों एक टेरिडोफाइट है जिसका नाम है एजोला। राजस्थान में RAS प्री 2016 में क्वेश्चन आया था एजोला का। एजोला दोस्तों एक टेरिडोफाइट प्लांट है, और एजोला टेरिडोफाइट के साथ एक नील हरित शैवाल, एक ब्लू ग्रीन एल्गी, या जिन्हें आप साइनोबैक्टीरिया भी कह सकते हैं दोस्तों, एनाबीना नाम का एक साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है एजोला टेरिडोफाइट के साथ। और इस एनाबीना साइनोबैक्टीरिया का, इस एनाबीना नील हरित शैवाल का काम है नाइट्रोजन को फिक्स करना, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना। इस वजह से एजोला भी एक अच्छे बायो फर्टिलाइजर का काम करता है। तो उसी क्रम में हम लोग आगे दोस्तों चल रहे हैं। देखिएगा, मैं बात करने वाला हूं डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन कैसे यहां से उठ सकता है, फर्टिलाइजर उर्वरक। तो दोस्तों आजकल नैनो नाइट्रोजन, नैनो जिंक और नैनो कॉपर, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है
कि जो नैनो फर्टिलाइजर्स बनाए जा रहे हैं उनमें सबसे पहले किन फर्टिलाइजर्स को यूटिलाइज किया गया, सबसे पहले किन फर्टिलाइजर्स को प्रिपेयर किया गया, तो नैनो नाइट्रोजन, नैनो जिंक और नैनो कॉपर। याद रहेगा, नैनो नाइट्रोजन को नैनो यूरिया भी कहा जाता है और ये यूरिया के विकल्प के रूप में, यूरिया के रिप्लेसेंट के रूप में, यूरिया के सप्लीमेंट के रूप में क्या किया जा रहा है, इसको देखा जा रहा है। दोस्तों देखिएगा, आजकल नैनो नाइट्रोजन, नैनो जिंक, नैनो कॉपर आदि के नैनो फर्टिलाइजर्स का यूज किया जा रहा है दोस्तों, जिससे कम मात्रा द्वारा, देखिए नैनो जो क्वांटिटी है इसकी सबसे खास बात है कि ये बहुत छोटे साइज में होते हैं और इनकी क्या होती है, जो डिलीवरी रेस्पॉन्स है इनका, यानी नैनो जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, नैनो उर्वरक जो होते हैं, इनकी न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करने की जो क्षमता है, पोषक पदार्थों को, पादपों को प्रदान करने की जो कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा है और वो धीमी है, स्लो है। स्लो होने के कारण पादप को लंबे समय तक, पादप को एक लॉन्ग टाइम तक वो न्यूट्रिएंट्स लगातार मिलते रहते हैं। साथ ही साथ नैनो फर्टिलाइजर्स का यूज जब आप करते हो तो बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है और वो कम मात्रा में जरूरत होने के कारण मृदा के अंदर, सॉइल के अंदर इन पार्टिकल्स की लिंचिंग का मतलब होता है जमाव, अतिरिक्त जमाव मृदा के अंदर इनका नहीं होता है। जैसा कि रासायनिक उर्वरकों के बारे में आप सुन रहे होंगे कि दोस्तों जो यूरिया, डीएपी जैसे केमिकल फर्टिलाइजर आप काम में ले रहे हो, इनकी वजह से खाद्य उत्पादन तो बढ़ रहा है, लेकिन दोस्तों सॉइल पॉल्यूशन, मृदा प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और मृदा प्रदूषण के साथ साथ मिट्टी के साथ बहकर ये जल को भी, ये वाटर को भी पॉल्यूट कर रहे हैं। साथ ही साथ जो फसलें हैं, क्रॉप्स हैं, उनके अंदर भी इन फर्टिलाइजर्स का कंटेंट पहुंच जाता है, जिसकी वजह से जो हम खाते हैं, हम जो खाद्यान्न खाते हैं, हम जो फ्रूट्स, हम जो वेजिटेबल्स खाते हैं, उनमें भी केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो कंटेंट है वो आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों हम ये कह रहे हैं कि नैनो फर्टिलाइजर्स का अगर आप यूज करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, बहुत कम मात्रा में आपको इनको देने की जरूरत होगी और बहुत कम मात्रा से ही जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट बात ये कि दोस्तों ये पॉल्यूशन को क्या करते हैं, कम करते हैं। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स के द्वारा जो पॉल्यूशन होता है उसकी क्वांटिटी को, पॉल्यूशन की जो इंटेंसिटी है उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। नैनो नाइट्रोजन को यूरिया के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है और ये स्टार क्वेश्चन है सबसे पहला। इफ्को दोस्तों, इफ्को इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इफ्को इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा नैनो नाइट्रोजन, नैनो जिंक और नैनो कॉपर, इनको क्या किया गया, तैयार किया गया। और याद रखिएगा दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में पहली बार नैनो फर्टिलाइजर्स का, नैनो यूरिया का जो प्रोडक्शन है वो कहां पर किया गया है, इंडिया में। और वो किसके द्वारा किया गया है, इफ्को के द्वारा किया गया है। क्लियर। परंपरागत केमिकल फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता में लगभग 50% ये क्या ला देते हैं, कमी। यानी नैनो फर्टिलाइजर्स का यूज जब आप कर रहे हो तो दोस्तों नैनो फर्टिलाइजर का यूज करने के बाद जो कन्वेंशनल फर्टिलाइजर आप काफी टाइम से, यूरिया, डीएपी वगैरह जो आप काम में ले रहे हो, उनकी जो आवश्यकता है वो 50% तक कम हो जाती है और धीरे धीरे इसको और भी आप कम कर सकते हैं। साथ ही साथ उत्पादन में, प्रोडक्शन में 15 से 20% की क्या देखी गई है, वृद्धि देखी गई है। और साथ ही साथ ये मृदा के स्वास्थ्य, क्वालिटी ऑफ सॉइल और मृदा की फर्टिलिटी को भी क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। मतलब कि माने कि अगर आप यूज में लेते हैं नैनो फर्टिलाइजर्स को, तो गाइज आपको जो केमिकल फर्टिलाइजर्स आप काम में ले रहे हो काफी लंबे टाइम से, उनको 50% तक कम मात्रा में यूज में लेना पड़ेगा। क्लियर। और अगर लगातार आप नैनो फर्टिलाइजर्स यूज में लेंगे तो धीरे धीरे इनकी जो नीड है उसको घटाया भी जा सकता है। साथ ही साथ फूड प्रोडक्शन को, जो उत्पादन है उसको आप 15 to 20% एनहेंस कर सकते हो और मिट्टी के स्वास्थ्य, मृदा के हेल्थ, मृदा की क्वालिटी और साथ ही साथ फर्टिलिटी को क्या कर सकते हो, आप बढ़ा सकते हो। ये लाइन मैं पहले ही बोल चुका हूं, इफ्को द्वारा निर्मित नैनो यूरिया जो है, भारत सरकार द्वारा इसको क्या किया गया, अडॉप्ट किया गया है और वर्ल्ड का पहला नैनो फर्टिलाइजर प्रोडक्ट है ये। इसके बाद दोस्तों नैनो डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट, डीएपी, ये भी एक रासायनिक उर्वरक जो है उसके रूप में काम में लिया जा रहा था। क्लियर। लेकिन अब आपको इनकी कम मात्रा में जरूरत पड़ेगी, डाई अमोनियम फास्फेट।
अब आपको इनकी बहुत कम मात्रा से ही पर्याप्त उत्पादन आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों जैसे कि आप बात करें, केमिकल फर्टिलाइजर जो हैं वो मृदा की प्रोडक्टिविटी तो बढ़ाते हैं, लेकिन साथ ही साथ वे क्या कर देते हैं, जो उपजाऊ क्षमता उसको कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमें उनकी ज्यादा मात्रा यूज में लेनी पड़ती है। हर साल हर सीजन में हमें क्या करना पड़ता है, हर एनम में हमको उनका जो उनकी जो क्वांटिटी है उसको क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। और वो बढ़ी हुई क्वांटिटी जो है वाटर पोल्यूशन करती है, सॉइल पोल्यूशन करती है, साथ ही साथ वो फूड का एक तरीके से देखा जाए तो फूड के अंदर टॉक्सिन्स का लेवल, भोजन के अंदर विषाक्त पदार्थों का लेवल भी वो क्या करती है, बढ़ाती है, जिनके दूरगामी प्रभाव तुरंत से नहीं देखने को मिलते, लेकिन उनके लंबे टाइम के जो प्रभाव है, दूरगामी प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर गाइस? तो एग्रीकल्चर फील्ड में पहला जो आप यूज कर रहे हैं नैनो टेक्नोलॉजी का, वो है नैनो साइज के फर्टिलाइजर्स, नैनो यूरिया, नैनो नाइट्रोजन, नैनो जिंक और नैनो कॉपर। इफको जो आपके कंपनी है, इसके द्वारा वर्ल्ड में पहली बार इनको इन्वेंट किया गया है। क्लियर? और इनका जो महत्व है वो क्या, आपसे अगर आपसे 100 वर्ड का एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई नैनो फर्टिलाइजर किस बेस पर, किस आधार पर परंपरागत रासायनिक उर्वरक जो है कन्वेंशनल केमिकल फर्टिलाइजर से बेस्ट हैं, तो उसके पीछे रीजन ये है कि ये क्या करेंगे, परंपरागत जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है उनकी जो डिमांड है उसको कम कर देंगे, फूड प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे, सॉइल हेल्थ को बढ़ा देंगे, साथ ही साथ उपजाऊपन को बढ़ा देंगे, और केमिकल फर्टिलाइजर्स की जो लिंचिंग है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो जमाव है मृदा के अंदर, उसको भी क्या कर देंगे, कम कर देंगे। आइए आगे बात करते हैं। देखिएगा दोस्तों, देखिए नैनो फर्टिलाइजर की लक्ष्य आधारित प्रक्रिया, देखिए टारगेटेड डिलीवरी सिस्टम या स्मार्ट डिलीवरी सिस्टम, मतलब ये है गाइस कि जो आपके केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, रासायनिक जो आपके उर्वरक हैं, उनकी जो मात्रा ज्यादा देनी पड़ती है और वो लक्ष्य तक, जो लक्ष्य कोशिकाएं हैं, जो टारगेट सेल्स हैं, उन तक बहुत कम मात्रा में पहुंच पाते हैं। लेकिन नैनो फर्टिलाइजर्स को आप क्या कर सकते हो, सीधा टारगेटेड डिलीवरी सिस्टम के द्वारा सीधा लक्ष्य तक आप क्या कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ सरफेस एरिया, जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं, इनका ज्यादा होता है। सरफेस एरिया ज्यादा होने के कारण मृदा में उर्वरकीय रसायन, जो फर्टिलाइजर केमिकल है, उसकी अधिकता व जमाव की समस्या जो है नहीं होती है। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट बात, और सरफेस एरिया इनका कम होगा, उसके कारण इनकी बहुत लेस क्वांटिटी, बहुत मिनिमल क्वांटिटी होगी, जो आपके फूड प्रोडक्शन को, खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए पर्याप्त होगी। इसके अलावा मृदा में जो फर्टिलाइजर केमिकल होते हैं, जो आपके उर्वरकों के जो रसायन होते हैं, उनकी ना तो अधिकता होगी, ना ही उनका क्या होगा बताइए, एक्स्ट्रा जमाव होगा। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नैनो उर्वरक, नेक्स्ट इनका जो एडवांटेज है वो देखिएगा, नैनो उर्वरक स्लो डिलीवरी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये पोषक पदार्थों की धीमी डिलीवरी करते हैं, जिससे पादप जो होते हैं वो धीरे धीरे उनको अवशोषित करते हैं, पादप को एनफ क्वांटिटी में, पर्याप्त मात्रा में पोषक पदार्थ प्राप्त होते रहते हैं। नेक्स्ट बात, नैनो उर्वरक फसल की उम्र भी घटा देते हैं, जिससे कि कम समय में आप जो उत्पादन है उसको प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही साथ नैनो फर्टिलाइजर्स जो हैं ये जियोलाइट पर आधारित होते हैं, जैसे कि नैनो जिंक जो फर्टिलाइजर है वो किस पर बेस्ड है दोस्तों, जियोलाइट पर। साथ ही साथ आजकल नैनो बायो फर्टिलाइजर, यानी दोस्तों जो आपके नैनो फर्टिलाइजर्स होते हैं, इनको जैविक जो आपके उर्वरक हैं उनके साथ मिलाकर भी यूज में लिया जा रहा है। क्लियर? तो हमने नैनो फर्टिलाइजर्स की जब बात की है तो क्या क्या पॉइंट्स, की पॉइंट्स, पहला की पॉइंट क्या है, सरफेस एरिया इनका ज्यादा होता है, इस कारण बहुत कम क्वांटिटी में ही हमें इनकी जरूरत पड़ती है। और साथ ही साथ ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, जो रासायनिक उर्वरक जो आप परंपरागत कन्वेंशनल काम में ले रहे हो, उनकी डिमांड को 50% तक डिक्रीज कर देंगे। साथ ही साथ फूड प्रोडक्शन को 50 to 20% बढ़ा देंगे, सॉइल हेल्थ को बढ़ा देंगे, मृदा की जो फर्टिलिटी है उसको बढ़ा देंगे। साथ ही साथ जो केमिकल्स हैं फर्टिलाइजर के, उनकी जो एक्सेस जो अमाउंट है, उनका जो अधिक मात्रा है, उसको मृदा में नहीं जमा होने देंगे। लिंचिंग को क्या करेंगे, रोकेंगे। मृदा में अतिरिक्त जो केमिकल्स हैं उनका स्टोरेशन, उनका संग्रहण नहीं होने देंगे, क्योंकि आप बहुत लेस क्वांटिटी काम में ले रहे हैं। क्लियर? साथ ही साथ इनका स्लो डिलीवरी ऑफ न्यूट्रिएंट्स ये करते हैं। उर्वरक जो ये है नैनो फर्टिलाइजर, ये क्या करते हैं दोस्तों, ये आपके पोषक पदार्थों की बहुत ही स्लो डिलीवरी करते हैं, धीरे धीरे प्लांट एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को, तो काफी लंबे टाइम तक वो न्यूट्रिएंट्स वहां पर पोषण देने के लिए सफिशिएंट होते हैं। क्लियर? ठीक है, चलिए, तो एग्रीकल्चर के अंदर नैनो फर्टिलाइजर आई होप
समझ गए होंगे आप, ठीक है। अब बात कर रहे हैं दोस्तों नैनोपोरस जियोलाइट, ये क्या चीज है पहले समझते हैं दोस्तों। जियोलाइट क्या है दोस्तों? जियोलाइट जो होता है वो जनरली माइक्रोपोरस, माइक्रोपोरस का मतलब माइक्रो साइज, माइक्रो साइज का मतलब 10⁻⁻6 मीटर। मतलब जियोलाइट सामान्यतः 10⁻⁻6 मीटर रेंज के होते हैं। मतलब कि जियोलाइट के अंदर छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं, और उन पोर की साइज क्या होती है? माइक्रोपोर, 10⁻⁻6 मीटर की रेंज में। क्या होते हैं ये? एल्यूमिनो सिलिकेट, यानी एल्यूमिनियम होगा, साथ ही क्या होगी बताइए? सिलिका होगी। क्लियर? एल्यूमिनियो सिलिकेट होते हैं। और एल्यूमिनो सिलिकेट किसके होते हैं? सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट या फिर कैल्शियम एल्यूमिनो सिलिकेट। ठीक है, तो हम देख रहे हैं जियोलाइट क्या होते हैं। जियोलाइट सोडियम या कैल्शियम के एल्यूमिनो सिलिकेट होते हैं, यानी सोडियम होगा, कैल्शियम होगा, साथ ही एल्यूमिनियम होगा, सिलिकॉन होगा, सिलिका होगी। ठीक है, इनके क्या पाए जाते हैं बताइए? ये मिनरल्स हैं, खनिज हैं, और इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? माइक्रोपोर्स पाए जाते हैं, जिनकी रेंज जो होती है, जिनका जो डायमीटर होता है वो 10⁻⁻6 मीटर या माइक्रो रेंज का होता है। दोस्तों ये किसके रूप में काम करते हैं? ये एक लाइन बड़ी कीमती है, अधिशोषक, एब्जॉर्बेंट। और अधिशोषक क्या होता है दोस्तों? जब कोई पदार्थ हो, मान लीजिए ये, जब कोई सब्सटेंस हो और वो सब्सटेंस अपनी सरफेस के ऊपर अन्य पदार्थों का क्या कर ले? एब्जॉर्प्शन कर ले। देखिए जनरली अवशोषण जो होता है ना, एब्जॉर्प्शन, वो फुल बॉडी के द्वारा होता है, वो इंटरनली भी होता है और वो एक्सटर्नली भी होता है। लेकिन अगर किसी सब्सटेंस की केवल सरफेस पर कोई पदार्थ जमा हो रहा है, केवल सरफेस पर स्टोरेशन हो रहा है, तो इसे अवशोषण नहीं, इसे अधिशोषण कहते हैं। और जियोलाइट के अंदर एब्जॉर्प्शन की, जियोलाइट के अंदर अधिशोषण की अपार क्षमता पाई जाती है। अब अधिशोषण की अपार क्षमता पाई जाती है तो एक बात फिर आगे देखिए, ये मधुमक्खी के छत्ते जैसे होते हैं। अरे बहुत सारे छिद्र होंगे, बहुत सारे पोर होंगे, तो हनीकॉम्ब जैसा दिखेगा, मधुमक्खी के छत्ते के जैसा दिखेगा। और इनका यूज किसमें किया जाता है दोस्तों? पेट्रोकेमिकल्स के अंदर। व्हाट इज पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री? पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री होती है दोस्तों पेट्रोलियम पदार्थों का प्रयोग विभिन्न प्रकार के पदार्थ बनाने में किया जाए। जो पेट्रोलियम, जो कि जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल फ्यूल है, जो कि भूगर्भ से निकाला जाता है, उसके द्वारा आप क्या करें? विभिन्न प्रकार के पदार्थ बनाएं, प्लास्टिक बनाएं, कांच बनाएं, इस प्रकार के आप पदार्थ बनाएंगे, उसको पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री बोलते हैं। और वहां पर उत्प्रेरक के रूप में, वहां पर कैटलिस्ट के रूप में क्या किया जाता है? वहां पर कैटलिस्ट के रूप में दोस्तों नैनोपोरस जियोलाइट। नैनोपोरस जियोलाइट का मतलब क्या है? देखिए दोबारा समझाता हूं। जियोलाइट जनरली माइक्रो रेंज का है, लेकिन अगर उसको नैनो रेंज का बना दिया जाए तो उसको नैनोपोरस बोल दिया जाता है। समझ गए बात? ठीक है, जियोलाइट एक सूक्ष्म रंध्रीय, बहुत ही स्मॉल साइज के पोर होते हैं, एल्यूमिनो सिलिकेट होते हैं, किसके? सोडियम के अथवा कैल्शियम के मिनरल्स हैं ये। और इनके अंदर अनलिमिटेड, इनके अंदर काफी अच्छी, इनके अंदर बहुत अच्छी क्या पाई जाती है? एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, एडजॉर्प्शन कैपेसिटी, अधिशोषण क्षमता होती है। फ्रेडरिक क्रॉस्टेड ने ये जो टर्म है ये यूज में ली। दोस्तों जियोलाइट की संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी होती है, तो इनका सरफेस एरिया मतलब इनका भी बहुत ज्यादा होता है, तो ये क्या कर लेते हैं? चीजों को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अधिशोषित कर लेते हैं। तो इनका उपयोग पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में करते हैं, और प्रेरक के रूप में, कैटलिस्ट के रूप में। और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ZSM5 ये दोस्तों एक क्या है? एक जियोलाइट है जिसका उपयोग एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल जनरली क्या है? आपके शराब का कंटेंट है। एथिल अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करने में करते हैं? पेट्रोल में, याद रखेंगे। क्लियर? तो एथिल अल्कोहल को पेट्रोल में परिवर्तित करने के लिए ZSM5 नाम के किसका यूज किया जाता है? जियोलाइट का। ठीक है, जियोलाइट क्या है? जियोलाइट सूक्ष्म रंध्रीय एल्यूमिनो सिलिकेट है, यानी एल्यूमिनियम और सिलिका के बने कंपाउंड हैं, जिनमें कभी सोडियम हो सकता है, कभी कैल्शियम हो सकता है। ठीक है, और इनके अंदर विशेष गुण क्या है? इनके अंदर विशेष गुण है अधिशोषण, अपनी सतह पर अन्य पदार्थों को क्या करना? ग्रहण करना, जमा करना। ठीक है, चलिए अब दोस्तों नैनो साइज में अगर हम इन कणों को, ये जो छिद्र हैं, अगर हम इन छिद्रों को नैनो साइज में बदल दें और छोटा कर दें, तो उस जियोलाइट को क्या कह देंगे? नैनोपोरस जियोलाइट। ठीक है, अच्छा, हाइड्रेटेड जियोलाइट, जल योजित जियोलाइट का उपयोग दोस्तों जल के मृदुकरण में, कठोर जल को सॉफ्ट बनाने में और उसको पीने योग्य बनाने में करते हैं। ये याद रखिएगा, जियोलाइट या परम्यूटेड विधि, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? जो वाटर की हार्डनेस है, वाटर की कठोरता को दूर करते हैं। तो वहां पर आप जल योजित जियोलाइट, ऐसा जियोलाइट जो किसके अंदर ऐड हो जाए? वाटर के अंदर ऐड हो जाए, वो हम यूज में लेते हैं। जियोलाइट का उपयोग किसके रूप में करेंगे? शुष्क एजेंट के रूप में, ड्राइंग एजेंट।
चीजों को ड्राई करने में। क्यों? क्योंकि नमी को ये क्या कर लेगा, ह्यूमिडिटी को ये सोख लेगा अपने ऊपर, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, डिटर्जेंट के ऊपर ये गंदगी को अपने ऊपर क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। इसी तरह वायु और जल के शोधन में इसको काम में लेंगे। क्यों? क्योंकि ये जल की कठोरता पैदा करने वाले तत्व हैं, उनको अपने ऊपर अधिशोषित कर लेगा। वायु, एयर के अंदर और वाटर के अंदर जो पॉल्यूटेंट्स हैं, जो प्रदूषक है, उनको अपने ऊपर क्या कर लेगा, अधिशोषित कर लेगा। और नैनोपोरस काम में लेंगे, बहुत स्मॉल साइज के। तो बहुत स्मॉल साइज के जो हैवी मेटल्स हैं, जो भारी धातुएं हैं, जो कि जल के अंदर, वायु के अंदर प्रदूषण करती हैं, उनको भी ये क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। वायु के अंदर जो टॉक्सिक गैसेस हैं, उनको अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो जियोलाइट है, उनका काम है जनरली अधिशोषित करना, चीजों को अपनी सरफेस पर अट्रैक्ट कर लेना, उनको अपने साथ बांध लेना, और बांध के फिर अलग हो जब ये होंगे तो सारे के सारे टॉक्सिन, सारे के सारे हानिकारक पदार्थ, सारी की सारी हैवी मेटल्स इनके साथ क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी, और आपका वाटर, एयर आपके क्या हो जाएंगे, प्यूरिफाई हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, नैनोपोरस जियोलाइट में कणों का आकार 200 नैनोमीटर से कम होता है। और बेस्ट से बेस्ट बात यह है, अगर आपने इनको मिट्टी में छोड़ दिया तो दोस्तों जब आप पानी डालेंगे तो ये वाटर को भी अपने ऊपर क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। और वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे, वाटर को अपने ऊपर क्या कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे, अपने ऊपर जमा कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। तो दोस्तों उससे क्या होगा, उससे इन जियोलाइट्स के अंदर बहुत सारा वाटर स्टोर हो जाएगा। और जब वाटर की नीड नहीं होगी तब तो ये अपने, जैसे मान लो बरसात हो रही है, तो बरसात के समय तो पानी की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि बरसात हो ही रही है। तब ये जियोलाइट जो है, ये वाटर को अपने ऊपर क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। और जैसे ही बरसात नहीं हो रही होगी, जब हमें जरूरत होगी हमें पानी की, तब इनके अंदर से वो वाटर क्या कर दिया जाए, रिलीज कर दिया जाए, मुक्त कर दिया जाए। तो मृदा की जल धारण क्षमता, मृदा की वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए क्या काम में लेते हैं बच्चों, जियोलाइट काम में लेते हैं। तो जियोलाइट के बारे में विशेष रूप से याद रखना, जियोलाइट किस तरह सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो जियोलाइट्स के अंदर एड्सॉर्बेंट की कैपेसिटी पाई जाती है, जिसके कारण ये मृदा की, सॉइल की एब्जॉर्प्शन पावर, वाटर एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ा सकते हैं। ठीक है गाइस, लीजिएगा स्क्रीनशॉट। लैंग्वेज इस टॉपिक में थोड़ी सी टिपिकल है, क्योंकि पहली बात तो आपने कभी पढ़ा नहीं है। दूसरी बात यह कि ये टॉपिक पूरे वर्ल्ड के लिए ही नया है, क्योंकि मतलब सबसे लेटेस्ट टॉपिक है ये। सबसे लेटेस्ट टॉपिक का मतलब इस टॉपिक के अंदर बातचीत ही बहुत कम समय से शुरू हुई है। होने को तो कहानी लंबी चल रही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एग्जाम्स के बेसिस पर बात करें तो पिछले 4-5 साल से ही क्वेश्चंस का जो है वेटेज इस सेक्शन से लेकर रहा है। चलिए गाइस आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, नैनो कैप्सुलेशन एंड नैनो गार्ड फॉर पेस्टिसाइड, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। नैनो कैप्सुलेशन, कैप्सूल का मतलब एक तरीके से कवच, और नैनो गार्ड फॉर पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का मतलब पीड़कनाशी। पीड़कनाशी क्या होते हैं दोस्तों, जनरली फसलों को जितने भी प्रकार के कीड़े, जितने भी प्रकार के जीव, जितने भी प्रकार के छोटी साइज के जीव, जितने भी प्रकार के स्मॉल साइज के ऑर्गेनिज्म हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन सबको पेस्ट कहते हैं, पीड़क कहते हैं। और हम उन पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, हम उन पीड़कों को नियंत्रित करने के लिए, या उनसे हमारी फसलों को बचाने के लिए हम जो केमिकल्स यूज करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं पेस्टिसाइड्स। और पेस्टिसाइड्स की बात अगर करें, पीड़कनाशी, तो कीटनाशी जो होते हैं इंसेक्टिसाइड, वो भी पीड़कनाशी है। जो खरपतवारनाशी होते हैं बीडिसाइड, वो भी आपके पीड़कनाशी हैं। ठीक है, जो चूहे वगैरह मारने के लिए जो रोडेंटिसाइड्स होते हैं, वो भी क्या है, पीड़कनाशी हैं। क्लियर? चलिए, तो दोस्तों पीड़कनाशियों के लिए नैनोगार्ड या नैनो कैप्सूल, इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब यह है, देखिएगा दोस्तों, सामान्य जो आपका पीड़कनाशी होता है, सामान्य पेस्टिसाइड जो आप छिड़काव करते हो पत्तियों के ऊपर ड्रिल के द्वारा, स्प्रे के द्वारा, उसका केवल 1% ही होता है जो टारगेट पर पहुंच पाता है। बाकी का जो हिस्सा है वो एनवायरनमेंट को क्या करता है, पॉल्यूट करता है। क्लियर? और ये बहुत ही भाई, कीटनाशी जो होता है उसकी वजह से इंसानों की जान भी जा सकती है, जानवरों की जान भी जा सकती है। क्लियर? तो बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है छिड़काव के समय, स्प्रे के समय भी हमें। और उसके बावजूद भी ये क्या करते हैं, मृदा में चले जाते हैं, वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में चले जाते हैं, और वही दूरगामी इफेक्ट, लंबे समय के बाद इफेक्ट इनके देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों जो जनरल पेस्टिसाइड होते हैं उनका केवल 1% हिस्सा ही लगभग टारगेट तक पहुंचता है। बाकी का जो हिस्सा है वो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है। अतः हम पेस्टिसाइड्स को प्लास्टिक की जो नैनो ट्यूब कैप्सूल्स होती हैं
उनके द्वारा सीधे टारगेट तक डिलीवरी की जा सकती है। तो याद रखेंगे, नैनो कैप्सूल एफिशिएंट डिलीवरी या स्मार्ट डिलीवरी के लिए जाने जाते हैं। इनको काम में आप लेंगे डायरेक्ट टारगेट को क्या करने के लिए, अटैक करने के लिए। क्लियर। इसके अलावा नैनो हर्बिसाइड, हर्बिसाइड का मतलब होता है शाकनाशी, और नैनो पेस्टिसाइड्स, नैनो पीड़कनाशियों का भी उत्पादन किया जा रहा है। एक तो ये कि आप जो जनरल पेस्टिसाइड्स हैं आप उनको नैनो कैप्सूल्स के अंदर भरकर भेजें ताकि वो टारगेट तक ही जाए। इसके अलावा जो कीटनाशी या जो पीड़कनाशी आप बना रहे हो उनको ही आप नैनो साइज में बना दें, जिससे कि आपको कम मात्रा के अंदर ही आप जो है पेस्ट्स को, आप पीड़कों को, कीटों को कंट्रोल कर सकें। ठीक है। अब इसके कुछ जो एडवांटेजेस हैं वो आपको बताता हूं। देखिएगा, इस डायग्राम की बात कर रहे हैं, देखिएगा। देखिए, सबसे पहली बात क्या है, नैनो फर्टिलाइजर्स जो आपके नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा जो बनते हैं आपके पीड़कनाशी या कीटनाशी, जो पेस्टिसाइड, उनकी सबसे पहली बात, इंप्रूव्ड एफिशिएंसी ड्यू टू हायर सरफेस एरिया। उच्च पृष्ठीय क्षेत्रफल के कारण दक्षता इनकी क्या होती है, ज्यादा होती है। दूसरी बात, आपसे पूछा जा रहा है इंडक्शन ऑफ सिस्टमिक एक्टिविटी ड्यू टू स्मॉलर पार्टिकल साइज। बहुत छोटे पार्टिकल साइज होने के कारण ये दोस्तों क्या करते हैं, ये जो एक्टिविटी है उसको क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। इसका मतलब छोटा पार्टिकल साइज होने के कारण ये टारगेट तक इजीली क्या हो सकते हैं, पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट बात, हायर सॉल्युबिलिटी। ये दोस्तों ये वाटर के साथ, जो आपके सॉइल है उसके साथ इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं, और साथ ही साथ ये जो मिनरल्स हैं जाइलम फ्लोएम के थ्रू भी प्लांट के अंदर ट्रांसमिट हो जाते हैं, जिसके कारण जो पेस्ट्स हैं, जो पीड़क हैं, कीट हैं, वो दूर भागते हैं प्लांट्स के। ठीक है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, हायर मोबिलिटी एंड लोअर टॉक्सिसिटी इन कंपैरिजन ऑफ कन्वेंशनल पेस्टिसाइड्स। जो आप परंपरागत रूप से जो पीड़कनाशी काम में ले रहे हो, जैसे डीडीटी काम में ले रहे हो आप, ठीक है, जैसे कि आप लोग 2,4-D काम में ले रहे हो, खरपतवार नाशी वीडीसाइड के तौर पर, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड काम में ले रहे हो, चूहे वगैरह मारने के लिए आप जिंक फास्फाइड काम में ले रहे हो, उसकी जगह आप नैनो पेस्टिसाइड काम में लें तो दोस्तों इनकी हायर मोबिलिटी, इनकी जो गतिशीलता है वो ज्यादा होती है, स्मॉल पार्टिकल साइज है, साथ ही साथ लोअर टॉक्सिसिटी, ये कम विषाक्तता करते हैं क्योंकि आप बहुत ही लेस क्वांटिटी इनकी काम में लेंगे और उससे ही आपका पूरा काम हो जाएगा। ठीक है। तो आप एडवांटेज समझे कि सरफेस एरिया कम होने के कारण दक्षता ज्यादा है, पार्टिकल साइज कम होने के कारण सीधा सिस्टमेटिक एक्टिविटी को स्टार्ट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, प्रेरित कर देते हैं अपनी क्रिया को। क्लियर। और सॉल्युबिलिटी, घुलनशीलता काफी अच्छी है, गतिशीलता अच्छी है, और दोस्तों लोअर टॉक्सिसिटी, विषाक्तता कम फैलाते हैं। डायरेक्ट एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि भैया बताइए नैनो पीड़कनाशी, नैनो कीटनाशी या नैनो पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो परंपरागत पीड़कनाशियों से किस आधार पर भिन्न हैं, किस आधार पर अच्छे हैं। तो आप ये जो तर्क हैं आप दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं। आगे दोस्तों नैनो सेंसर्स। नैनो सेंसर्स की बात करें, सेंसर का मतलब होता है जनरली सूचना देने वाले। तो नैनो सेंसर्स का यूज आप कहां करेंगे, मृदा प्रदूषण सूचना के रूप में। अगर आप मृदा के अंदर अगर आपने नैनो सेंसर्स डाल रखे हैं तो दोस्तों वो सॉइल का पूरा कंपोजिशन आपको क्या करते रहेंगे, टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपकी जो मृदा है, जो सॉइल है, उसके अंदर किन कंटेंट्स की अधिकता है, किन की कमी है। नैनो सेंसर्स द्वारा सॉइल के पीएच, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स, सॉइल के अंदर और क्रॉप के अंदर वेस्टेज कितना है, अपशिष्ट कितना है, कीटनाशकों की कितनी क्वांटिटी की जरूरत है, कितनी देनी है, कितनी अवेलेबल है, ह्यूमिडिटी कितनी है, आर्द्रता कितनी है, पैथोजेंस का, क्योंकि जो पैथोजेंस है बैक्टीरिया, फंगस वगैरह, वो भी लगभग नैनो साइज के होते हैं, तो नैनो सेंसर उनको भी इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं। साथ ही साथ नाइट्रोजन का जो अपटेक है, नाइट्रोजन का किस तरह से लेवल आपका मृदा के अंदर है, ये सारी बातें आपको नैनो सेंसर्स क्या करवाएंगे, अवेलेबल करवाएंगे। नैनो सेंसर प्रणाली जो कन्वेंशनल सेंसर प्रणाली है, जनरली हम जो सॉइल का टेस्ट करते हैं, मृदा की गुणवत्ता जांचते हैं, उसके तुलना में काफी सेंसिटिव है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो मिट्टी जो आपकी है, जो सॉइल है, उसके मतलब सभी हिस्सों तक, उसके छोटे से छोटे हिस्से तक नैनो सेंसर्स की रीच होगी और नैनो सेंसर्स आपको तुरंत सारा डेटा अच्छे और ऑथेंटिक वे में आपको अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों इनकी जो स्पेसिफिकनेस है, इनकी विशिष्टता काफी ज्यादा होती है। साथ ही साथ दोस्तों
मृदा में, सॉइल में वाटर टेंशन, पानी की कमी चल रही है नहीं चल रही है, उसको देख के आपको कितने पानी की जरूरत होनी चाहिए, कितना पानी फसल को आपको देना है, ये बातें जो है आप नैनो सेंसर से आइडिया लगा सकते हो। एग्रीकल्चर के साथ साथ दोस्तों ये बता ही दिया, मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की कमी अधिकता बता देंगे। दोस्तों नैनो सेंसर्स की अगर आप बात करें, अगर आप जिम वगैरह के अंदर अगर आप जाते हो, फिटनेस फ्री को आप, है ना, अगर आप अपनी हेल्थ वगैरह के लिए आप कॉन्शियस हो, जिम जाते हो, एक्सरसाइज वगैरह करते हो, तो जिम के अंदर जो इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, उपकरण जो लगे होते हैं, जैसे कि ट्रेडमिल वगैरह हुआ, साइकिलिंग वगैरह जो हुई, ठीक है, तो उनके अंदर सेंसर्स लगे होते हैं। जब आप सेंसर्स पे हाथ रखते हो तो वहां पे बोला जाता है प्लीज होल्ड दी सेंसर फॉर एक्यूरेट एनालिसिस, मतलब सही सही एनालिसिस के लिए जो सेंसर्स हैं उनको होल्ड कीजिए। तो नैनो सेंसर्स होते हैं जिन पे आप हाथ रख दें तो वो आपकी हार्ट रेट, आपके हाथ रखने से जस्ट वो आपकी हार्ट रेट का एक्यूरेसी के साथ क्या कर देंगे, वो मेजरमेंट कर देंगे। तो नैनो सेंसर्स जो है वो आजकल जो स्मार्ट वॉच दोस्तों जो आपके हाथ में पहनी जाती है, उसमें क्या लगे होते हैं, नैनो सेंसर्स लगे होते हैं, जिनकी हेल्प से आप अपनी बॉडी के अंदर हार्ट रेट हुआ, आपकी बॉडी के अंदर आपका रेस्पिरेशन रेट हुआ, आपकी बॉडी के अंदर क्या हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, इन सब चीजों का सही सही मापन आप कर सकते हो। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो समय से पहले ही, परेशानी से पहले ही आपको आगाह भी कर देते हैं, आपको वार्न भी कर देते हैं। कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ थी कि कोई स्मार्ट वॉच थी, उसने एक बंदे को हार्ट अटैक से बचाया, मतलब हार्ट अटैक से पहले ही इंडिकेशन दे दिया कि भाई आपका जो ब्लड प्रेशर है वो इम्बैलेंस्ड है। वो बंदा हॉस्पिटल गया और पता चला कि काफी ज्यादा परसेंटेज ब्लॉकेज, लगभग 80 to 90% ब्लॉकेज उनकी आर्टरीज के अंदर आ चुका था। मतलब अगर समय पर स्मार्ट वॉच ने उनको इंडिकेट ना किया होता तो शायद उन्हें पता ही नहीं लगता कि उनकी बॉडी में ब्लॉकेज है, और ब्लॉकेज तब पता चलता जब सडन प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती, तब शायद उसको कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल था। तो नैनो सेंसर्स दोस्तों आपके मेडिसिन के अंदर, मेडिकल एंड हेल्थ फील्ड में आपकी जो स्मार्ट वॉच है, फिटनेस ट्रैकर्स है, आजकल कपड़ों के अंदर भी नैनो सेंसर चिप आने लग गई है। अभी हाल ही में हमने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा है कि एक ऐसा जो कपड़ा डिजाइन किया है जिसके अंदर एक नैनो चिप लगी हुई होगी, और वो नैनो चिप जो है वो आपके पसीने को एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी। क्लियर? उसको आप हाथ पे पहनेंगे एक्सरसाइज करते टाइम, एक्सरसाइज जब करेंगे तो जब हाथ पे आप वो कपड़ा पहनेंगे, क्लियर, तो उससे क्या होगा कि उसके अंदर जो नैनो चिप है वो आपके पसीने को किसमें बदल देगी, एनर्जी में। उस एनर्जी से आप अपनी स्मार्ट वॉच को चार्ज कर सकते हैं। क्लियर? तो ऐसा तक जो है सुनने में आ रहा है। नैनो टेक्नोलॉजी का दोस्तों यूज स्मार्ट सिटी सेंसर्स में किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी जब आप डेवलप करें तो वहां के रोड्स वगैरह के अंदर आप नैनो सेंसर्स जो होते हैं उनको आप बिल्डिंग्स, ब्रिजेस और साथ में जो सड़क वगैरह बना रहे हो तो उसके बनाते समय जो कंक्रीट आप डाल रहे हो उसके साथ आप नैनो सेंसर्स को क्या कर सकते हो, डाल सकते हो, जिसकी सहायता से आपको सड़क पर ट्रैफिक कंट्रोल पता चल जाएगा। साथ ही साथ कौन सा पुल है जो कमजोर हो रहा है, कभी भी टूट सकता है, इनका आपको क्या हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा, बड़ी दुर्घटनाओं से आप बच सकेंगे। क्लियर? सड़क में आने वाली खराबी के साथ अन्य जानकारी आपको जो है मिल जाएंगी। क्लियर? साथ ही साथ नैनो सेंसर बीमारी से पहले ही इनका क्या कर लेंगे, फोरकास्टिंग कर लेंगे, पूर्वानुमान कर लेंगे, और आप इनकी जो नैनो सेंसर्स हैं इनको क्या किया जा सकता है, बॉडी में इंप्लांट किया जा सकता है। तो नैनो सेंसर्स जब आप एग्रीकल्चर में बात करेंगे तो सॉइल का पीएच हुआ, वहां पे न्यूट्रिएंट्स, वहां पे पोषक पदार्थों की क्वांटिटी, साथ ही साथ वाटर की नीड कितनी है, नाइट्रोजन का अपटेक क्या चल रहा है, पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जो है वो इन्फेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसका आइडिया, ह्यूमिडिटी का पता लगाना, कीटनाशियों की कितनी जरूरत है, इस सब के बारे में आपको जो है एग्रीकल्चर में नैनो सेंसर्स का यूज देखने को मिलेगा। मेडिकल एंड हेल्थ की फील्ड में स्मार्ट वॉच, फिटनेस ट्रैकर में आप नैनो सेंसर्स काम में ले रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। क्लियर? आगे हम लोग देखेंगे, देखिए इस टाइप के नैनो सेंसर्स होते हैं जिनको बॉडी में भी इंप्लांट किया जा सकता है, बहुत स्मॉल साइज होती है, और इनको आप कहीं पर भी इजीली क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। अगला गाइस, नैनो मैग्नेट्स। नैनो मैग्नेट्स मृदा के अंदर से मैग्नेट्स हैं, तो ये जो मैग्नेटिक मेटल्स होती हैं, जो चुंबकीय धातु हैं, जैसे कि आयरन हो गया, जैसे कि कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, जो मैग्नेटिक हैं, जो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होती है, तो अगर आप मृदा के अंदर नैनो मैग्नेट्स को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, बहुत स्मॉल साइज के मैग्नेट्स को छोड़ देंगे, तो ये क्या करेंगे, ये सॉइल के अंदर से हैवी मेटल्स को और स्पेशली जो मैग्नेटिक मेटल्स हैं उनको क्या कर लोगे, उनको आप रिमूव कर सकते हो मृदा से। साथ ही साथ दोस्तों फेरोफ्लूइड्स, ये नाम मिल सकता है, व्हाट इज फेरोफ्लूइड, आपसे पूछ ले फेरोफ्लूइड
क्या है, तो आप कहेंगे सर फेरोफ्लूइड्स आर मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स, यानी ये चुंबकीय नैनो कण हैं जिनका उपयोग मृदा से जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको हटाने में किया जाता है। और दोस्तों ये देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साइंटिस्ट ने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से काम करने वाला एक नैनो फाइबर बैंडेज बनाया है। बैंडेज आप जो बाउंड्स वगैरह होते हैं उन पे लगाते हो, एक नैनो फाइबर का बैंडेज बनाया है जो स्किन कैंसर के ट्यूमर को गर्मी से क्या कर देता है, खत्म कर देता है। इतनी ज्यादा सरफेस को हीट प्रोवाइड करता है ये, जिसके कारण जो ट्यूमर है वो क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। ट्यूमर के जो डिवाइडिंग कैपेसिटी है, ट्यूमर की जो विभाजन क्षमता है वो समाप्त हो जाती है और ट्यूमर क्या हो जाता है, ट्यूमर जो है डेड हो जाता है। क्लियर। तो जो आपके मेडिकल एंड हेल्थ है, जो आपके चिकित्सा का क्षेत्र है, वहां पर भी आप जो मैग्नेटिज्म है, नैनो मैग्नेट्स है, आप उनका क्या कर रहे हो दोस्तों, यूज कर रहे हो। तो हम लोगों ने जब एग्रीकल्चर के फील्ड में पढ़ा है तो हम लोगों ने पढ़ा है नैनो फर्टिलाइजर, साथ में हमने पढ़ा है नैनो जियोलाइट, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा नैनो सेंसर्स, नैनो पेस्टिसाइड्स, भाई नैनो पीड़कनाशी कीटनाशी, या फिर नैनो कैप्सूल्स या नैनो गार्ड फॉर पेस्टिसाइड्स, पीड़कनाशियों के लिए नैनो कैप्सूल या नैनो गार्ड, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है नैनो मैग्नेट्स। एक एक चीज का प्रॉपर एनालिसिस आपको मैंने दिया है कि भाई नैनो पेस्टिसाइड्स जो होते हैं, नैनो पीड़कनाशी जो होते हैं वो किस तरह से डिफरेंट है, नैनो फर्टिलाइजर्स का एडवांटेज क्या है, नैनो फर्टिलाइजर्स जो है वो किस बेस पर, किस आधार पर उपयोग में लिए जाने लायक है, नैनो यूरिया किसने बनाया है, नैनो जिंक किसने बनाया है, नैनो कॉपर किसने बनाया है, इन सब की बात हम लोगों ने की है। आगे हम लोग जो है बात कर रहे हैं गाइस, नैनो टेक्नोलॉजी इन फूड प्रोसेसिंग। हम लोग देख रहे हैं खाद्यान्न उत्पादन में नैनो टेक्नोलॉजी। खाद्यान्न उत्पादन का मतलब क्या है, भोजन के संबंध में, फूड प्रोसेसिंग। देखिए सबसे पहली जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं वो है नैनो कंपोजिट। अब ये नैनो कंपोजिट क्या है, इसको हम लोग बहुत प्यार से देखेंगे। देखिए दोस्तों, नैनो कंपोजिट होते हैं जनरली जो नैनो आकार के कण हैं, नैनो आकार के कण मैंने कल की क्लास में आपको बताए थे, जैसे कि ग्राफीन है, जैसे कि कार्बन नैनो ट्यूब है, ग्राफीन कार्बन नैनो ट्यूब, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था, ग्राफीन पढ़ा था, कार्बन नैनो ट्यूब पढ़ा था, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था नैनो सेलुलोज या कोई भी नैनो पार्टिकल है, नैनो सेलुलोज, ये नैनो कण। अगर आप नैनो कणों को किसी बहुलक के साथ, किसी पॉलीमर के साथ, किसी सिरेमिक के साथ, सिरेमिक आपको पढ़ाया था, जनरली चीनी मिट्टी वगैरह के बने हुए जो पदार्थ होते हैं उन्हें सिरेमिक्स कहते हैं। क्लियर। तो अगर आप नैनो पार्टिकल्स को, अब नैनो पार्टिकल्स की कल मैंने आपको डायमेंशन पढ़ाई थी, जैसे ग्राफीन जो है वो आपका 2D होता है, फुलरीन जो होता है वो आपका क्या बताया था मैंने आपको, 0 डायमेंशनल बताया था। क्लियर। बकमिस्टर फुलरीन 0 डायमेंशनल। क्लियर। कार्बन नैनो ट्यूब जो होती है वो 1 डायमेंशनल बताई थी, जो आपका ग्रेफाइट है, डायमंड है, वो आपके 3 डायमेंशनल बताए थे। ये सब डिस्कस किया था हम लोगों ने फर्स्ट क्लास के अंदर, जब हमने कार्बन के जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस किया था। तो दोस्तों देखिएगा, हम लोग देख रहे हैं नैनो कंपोजिट उस प्रकार के नैनो मटेरियल्स हैं जिन्हें शून्य विमीय, 0 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन जो नैनो कण होते हैं उनको सिरेमिक या फिर पॉलीमर या फिर किसी मेटल के साथ जोड़ के बनाया जाता है। यानी कि नैनो कणों को किसी बहुलक के साथ, किसी सिरेमिक के साथ या किसी धातु के साथ संयोजित करवाकर जो पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं उन्हें नैनो सिरेमिक कहते हैं। क्यों पढ़ा रहा हूं ये सारी चीजें, डायरेक्ट पेपर में आता है नैनो सिरेमिक क्या है। नैनो सिरेमिक में आपसे सीधा दे सकता है नैनो कण, नैनो कणों के साथ क्या, या तो कोई पॉलीमर, या तो कोई बहुलक, या कोई सिरेमिक पदार्थ, या फिर कोई धातु अगर संयोजित हुई तो उन्हें कहा जाता है नैनो कंपोजिट। और नैनो कंपोजिट जो है उनका प्रयोग खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग में किया जाता है। क्यों भाई, ऐसा क्या है नैनो कंपोजिट्स में? देखिए दोस्तों, नैनो कंपोजिट्स जो होते हैं, अब देखिए नैनो कंपोजिट्स की एडवांटेज तो मैं आपको बताने ही वाला हूं, लेकिन एक लाइन और देखिए, विभिन्न प्रकार के पॉलीमर्स के साथ भिन्न प्रकार के नैनो कण, जैसे कि चट्टान या सिलिका, कार्बन नैनो ट्यूब, ग्रेफीन, नैनो सेलुलोज आदि के बनाए गए पदार्थ क्या कहलाते हैं? नैनो कंपोजिट। बात वही है, नैनो पार्टिकल्स के साथ आप किसी भी टाइप का पॉलीमर यानी बहुलक, किसी भी टाइप का सिरेमिक या किसी भी टाइप का आप क्या काम में ले रहे हैं, आप मेटल जोड़कर आप कोई भी जो स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो क्या कहलाएगी, नैनो कंपोजिट। नैनो कंपोजिट की बात करें तो गाइज देखिएगा, नैनो कंपोजिट्स आर अ क्लास ऑफ नैनो मटेरियल्स। ये एक टाइप के नैनो मटेरियल होते हैं वेयर इन वन और मोर फेजेस एज नैनो साइज डायमेंशन। मतलब नैनो साइज में 0 डायमेंशन, 1 डायमेंशन या 2 डायमेंशन का कोई भी नैनो पार्टिकल जो होता है वो किसी सिरेमिक के साथ, किसी मेटल के साथ या किसी पॉलीमर के साथ क्या होगा, अटैच होगा। क्लियर। विभिन्न प्रकार के जो नैनो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर क्लेज है ना, क्लेज का मतलब सिलिका, कार्बन नैनो ट्यूब्स, ग्रेफीन, नैनो सेलुलोज आदि को क्या लिया जाता है, यूज में लिया जाता है। नैनो कंपोजिट की खास विशेषता देखिए दोस्तों, नैनो कंपोजिट पैकेज जो होते हैं, पहली बात तो हल्के होते हैं, लाइट वेट होते हैं। क्लियर। पैकेजिंग का मतलब है खाद्य पदार्थों को एक जगह से जब दूसरी जगह भेज रहे हो तो उनको पैक करना। क्लियर। तो खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग में क्यों नैनो कंपोजिट बेस्ट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये इस टाइप के क्वेश्चंस ही होते हैं जो जब ऑप्शन बनाकर देता है नैनो कंपोजिट्स के बारे में क्या सत्य है, ऑप्शन में दे देगा आपको हल्के होते हैं, अब हल्के की जगह भारी भी दे सकता है तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। हल्के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी जो नैनो कंपोजिट होते हैं वो जैविक रूप से अपघटनीय होते हैं, वो पॉल्यूटेंट नहीं होते, प्रदूषण नहीं करते। क्यों? क्योंकि दोस्तों जैविक रूप से उनका अपघटन पॉसिबल है। तापीय रूप से स्थायी है, तापीय रूप से स्थायी होने का मतलब सामान्यतः टेम्परेचर के कारण ये पिघलते नहीं है, टेम्परेचर के कारण ये मेल्ट नहीं होते हैं। अधिक यांत्रिक सामर्थ्य यानी कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ इनकी काफी ज्यादा होती है, साथ ही साथ वायुरोधी होते हैं, गैस बैरियर होते हैं। गैस बैरियर का मतलब यह है कि खाद्य पदार्थ के अंदर बाहर से किसी भी टाइप की गैसेस को अंदर एंट्री नहीं होने देते, जिससे कि वायु के साथ किसी भी प्रकार के जर्म्स, किसी भी प्रकार के पैथोजेंस, बैक्टीरिया वगैरह जो है वो फूड तक, भोजन तक नहीं पहुंच पाते। तो ये विशेषताएं जो है ये आपके 3 स्टार में है। यानी जो नैनो कंपोजिट होते हैं उनके पैकेज लाइट वेट होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, थर्मली स्टेबल होते हैं, तापीय रूप से स्थायी होते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ मजबूती, यांत्रिक सामर्थ्य ज्यादा होती है और साथ ही साथ ये एयर टाइट होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखिए काम की बात दोस्तों, देखिएगा भारतीय साइंटिस्ट ने रबर से बनी हाई कंपोजिट एक सामग्री विकसित की है। ठीक है। और जिसका नाम है, एक कंपोजिट सामग्री विकसित की है जिसका नाम है हाई परफॉर्मेंस नैनो कंपोजिट। क्या नाम है बताइएगा। एक्चुअल में देखा जाए तो ये लैंग्वेज डिस्टर्ब हो गई है। इंडियन साइंटिस्ट ने रबर से बनी हाई परफॉर्मेंस, उच्च परफॉर्मेंस का मतलब आप कह सकते हो उच्च प्रदर्शन करने वाली, अच्छा प्रदर्शन करने वाली हाई परफॉर्मेंस नैनो कंपोजिट, रबर की बनी हुई हाई परफॉर्मेंस नैनो कंपोजिट सामग्री क्या की है, बनाई है, जिसका प्रयोग आप कहां करेंगे, जिसका प्रयोग आप टायर्स के अंदर जो ट्यूब बनाते हैं वो ट्यूब के अंदर और टायर की जो इनर लाइनिंग्स है उनको मजबूत प्रदान करने में किया जाता है, जिससे कि वो आसानी से, वो जल्दी से टायर जो है वो डैमेज ना हो और वो लंबे समय तक क्या हो, चले। क्लियर। तो ये याद रखिएगा, रबर से बनी हुई हाई परफॉर्मेंस नैनो कंपोजिट जो सामग्री है वो बनाई है इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा। ये दीजिए अगला शानदार दोस्तों, आईआईटी खड़गपुर में प्रोफेसर जयिता मित्रा और रिसर्च स्कॉलर एन साई प्रसन्ना। कौन कौन? आईआईटी खड़गपुर, याद रखिएगा बहुत क्वेश्चन आते हैं आईआईटीज के। आईआईटी खड़गपुर में प्रोफेसर जयिता मित्रा, रिसर्च स्कॉलर एन साई प्रसन्ना द्वारा दोस्तों कच्ची ककड़ी, जिसको आप खीरा कहते हैं, उसके छिलकों से बनाया गया जो मटेरियल है उससे आप क्या करेंगे, फूड प्रोसेसिंग करेंगे और उस फूड प्रोसेसिंग से क्या किया जाएगा, उस फूड प्रोसेसिंग से आप भोजन को आराम से क्या कर सकते हैं, पैकेजिंग कर सकते हैं। क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। आईआईटी खड़गपुर, देखिए मैं लिख देता हूं आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर के जो साइंटिस्ट हैं, आईआईटी खड़गपुर के साइंटिस्ट ने क्या बनाया है, खीरे के छिलके से बना, खीरे के छिलके से बना नैनो सेलुलोज कंपोजिट क्या तैयार किया है, नैनो सेलुलोज कंपोजिट। और नैनो सेलुलोज कंपोजिट जो है इसका प्रयोग जो है खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग में किया जा सकेगा, जो कि पॉल्यूशन नहीं करेंगे। क्लियर। अगला दोस्तों, भोजन की एंटी माइक्रोबियल पैकेजिंग, मतलब भोजन के अंदर माइक्रोब, सूक्ष्म जीव प्रवेश ना करे, उसके लिए ध्यान रखने का किन किन चीजों का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर नैनो कोटिंग, आपको पता है सिल्वर के नैनो पार्टिकल जीवाणुरोधी होते हैं। जिंक ऑक्साइड का यूज, और दोस्तों टाइटेनियम ऑक्साइड। दोस्तों ऐसी सरफेस बनानी हो जो जीवाणुरोधी है, ऐसी कोटिंग बनानी हो जो एंटीबैक्टीरियल है,
तो टाइटेनियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ऐसी सनस्क्रीन्स, ऐसी क्रीम, ऐसे कॉस्मेटिक जो कि एंटीबैक्टीरियल हों, जो अल्ट्रावायलेट रेस से आपको बचाए, उनमें भी टाइटेनियम ऑक्साइड यूज में होता है। क्लियर? तो ई कोलाई जीवाणु से बचाने के लिए टाइटेनियम ऑक्साइड का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे, भोजन में एंटी माइक्रोबियल पैकेजिंग के लिए, जीवाणु रहित, सूक्ष्म जीव रहित पैकेजिंग के लिए सिल्वर नैनो कोटिंग का प्रयोग कर लेते हैं, या फिर जिंक ऑक्साइड का, या फिर टाइटेनियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। और टाइटेनियम स्पेशली ई कोलाई बैक्टीरिया से क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। तो बच्चों, फूड पैकेजिंग के अंदर, खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग के अंदर जो है आप यूज में ले रहे हो नैनो टेक्नोलॉजी को काफी बड़े पैमाने पर। ठीक है, चले आगे बात करते हैं। आगे बात देखिएगा, काइटिन से बना एक पॉलीमर है काइटिन दोस्तों, कीटों का जो कवच होता है, कीटों का जो शेल होता है, शेल ऑफ इंसेक्ट्स, वो काइटिन का बना होता है। और फंगस की जो सेल वॉल है वो भी किसकी बनी होती है, काइटिन। काइटिन से एक बायोपॉलीमर बनता है जिसका नाम है कीस्टोन। क्या बोलते हैं इसको, कीस्टोन। काइटिन से बना हुआ एक बायोपॉलीमर है, जैव बहुलक है। इसका प्रयोग भी एंटी बैक्टीरियल पैकेजिंग में किया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, अगला नैनो कैटलिस्ट। नैनो कैटलिस्ट मतलब ऐसे उत्प्रेरक जिनका प्रयोग फूड प्रोसेसिंग में किया जाएगा। फूड प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, देखिए, एक तो होता है फूड को प्रोसेस करना, एक होता है फूड को पैक करना। पैक करने में आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है, पैक करने में आपको ध्यान रखना होता है कि भाई पैकिंग के अंदर जो है वो एयर या फिर बैक्टीरिया, माइक्रोब्स प्रवेश ना करें। पैकेजिंग जो है मजबूत हो, डैमेज ना हो, पैकेजिंग ऐसी हो कि जो अंदर का फूड है वो किसी भी तरह से मेल्ट ना हो जाए, गर्मी की वजह से पिघल ना जाए। इन सब चीजों के लिए आपको पैकेजिंग में ध्यान रखना होता है। तो वो नैनो पैकेजिंग के अंदर मैंने आपको नैनो कंपोजिट्स के अंदर वो बातें बताई। फूड प्रोसेसिंग का क्या मतलब है, फूड प्रोसेसिंग का मतलब है दोस्तों कच्चे माल से भोजन तैयार करना। मतलब सब्जी, अनाज, सूखा जो बीज वगैरह होते हैं, या आपके पास कोई मसाले वगैरह, उनसे मिला के जो आप फूड तैयार कर रहे हो वो प्रोसेसिंग है। तो पहली बात तो जो भी आपके पास रॉ इंग्रेडिएंट्स हैं उनसे आप फूड तैयार कर रहे हो। दूसरा, उसके अंदर से आप टॉक्सिन्स को रिमूव कर रहे हो। तीसरा, तरह तरह के पैथोजन से, रोग जनकों से बचा रहे हो। चौथा, उसको प्रिजर्व कर रहे हो, बनाने के बाद उसको आपने एक टाइम तक आपने रखा अपने पास, और उसके बाद उसको कंज्यूमर तक सेफली, कंज्यूमर तक क्वालिटी के साथ उसे क्या करना, पहुंचाने के लिए उसे योग्य बनाए रखना, पहुंचाने लायक बनाए रखना, ये प्रोसेसिंग है। प्रोसेसिंग का मतलब अगेन समझा देता हूं, जितने भी रॉ इंग्रेडिएंट्स हैं, जो भी आपका कच्चा माल है, उससे क्या कर रहे हो आप, फूड प्रिपेयर कर रहे हो। और उस प्रिपेयर करने के बाद उसको आपको क्या करना है, उसको आप में, उसमें से टॉक्सिन्स आपके नहीं होने चाहिए, विषाक्त पदार्थ नहीं होने चाहिए, किसी भी प्रकार के रोगाणुओं से उसे दूर रखना है। क्लियर? और प्रिजर्व रखना है, संरक्षित रखना है। जैसे आप खाद्य पदार्थों को प्रिजर्व करने के लिए आप क्या यूज में लेते हैं, खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट या बेंजोइक एसिड काम में लिया जाता है। और फ्लेवर एनहेंसर के तौर पर खाद्य पदार्थों में जो फ्लेवर होता है उसको बढ़ाने के लिए मोनोसोडियम ग्लूटामेट याद रखेंगे, किसके रूप में, परिरक्षक के रूप में, प्रिजर्वेंट के रूप में, परिरक्षक के रूप में, प्रिजर्वेंट के रूप में, प्रिजर्वेंट के रूप में क्या, प्रिजर्वेंट के रूप में दोस्तों सोडियम बेंजोएट, प्रिजर्वेंट के रूप में, परिरक्षक के रूप में सोडियम बेंजोएट। और दोस्तों किसके रूप में, फ्लेवर एनहेंसर के रूप में, फ्लेवर बढ़ाने वाले एजेंट के रूप में मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ये दो नाम आप विशेष रूप से याद रखेंगे, एग्जाम्स में काफी बार पूछे जा चुके हैं, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ठीक है गाइस, चलिए, ओके, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एंटी फॉलिंग नैनो कोटिंग, यानी ऐसे नैनो कोटिंग का मतलब आवरण जो कि सड़ने से क्या करेंगे, भोज्य पदार्थों को बचाएंगे। क्लियर? इस प्रकार की कोटिंग भी नैनो पार्टिकल्स के द्वारा की जा रही है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोगों ने एग्रीकल्चर के अंदर, कृषि के क्षेत्र में हम लोगों ने नैनो टेक्नोलॉजी का यूज पढ़ा, और उसके बाद हम लोगों ने फूड प्रोसेसिंग के अंदर, फूड पैकेजिंग और प्रोसेसिंग के अंदर हम लोगों ने नैनो टेक्नोलॉजी का यूज पढ़ा। ठीक है, क्लियर? चलिए एक बार मैं जो अगेन डिस्कस कर देता हूं, देखिएगा गाइस, एक बार मैं अगेन आपके सामने नैनो फर्टिलाइजर्स इफ्को ने कौन कौन से बनाए हैं, नैनो फर्टिलाइजर्स की स्पेशलिटी क्या है जो उनको परंपरागत कन्वेंशनल फर्टिलाइजर से अलग बनाती है, बिल्कुल याद रखना है।
इसके बाद नैनो जियोलाइट, याद रखेंगे जियोलाइट क्या है, फिर नैनो जियोलाइट क्या है, और जियोलाइट को उनकी अधिशोषण क्षमता की वजह से कहां कहां यूज में किया जा रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, नैनो कैप्सुलेशन, नैनो गार्ड फॉर पेस्टिसाइड्स, कीटनाशी टारगेट तक पहुंच जाएं, कम मात्रा में हमें जरूरत पड़े, ज्यादा हमें खर्च ना करना पड़े, इसके लिए हम नैनो कैप्सूल्स काम में लेंगे, नैनो गार्ड काम में लेंगे, या फिर पेस्टिसाइड हर्बिसाइड ही हम क्या कर लेंगे, नैनो काम में लेंगे। और उसकी क्या क्या एडवांटेजेस हैं, उसके क्या फायदे हैं, वो भी हम लोगों ने डिस्कस किए। यही याद रखने की बात है और आप इजीली याद रख पाएंगे क्योंकि मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको दिया है। नैनो सेंसर्स का यूज कहां कहां मेडिकल एंड हेल्थ में, कहां कहां पर इंडस्ट्रीज में, कहां कहां पर आपके जो है सॉइल के अंदर, मृदा के अंदर, या फिर आप कह सकते हो एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है नैनो सेंसर्स का, वो मैंने आपको बताया। उसके बाद दोस्तों नैनो मैग्नेट्स आप कहां यूज में ले रहे हैं, एग्रीकल्चर के अंदर भी और हेल्थ के अंदर भी। उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी फूड प्रोसेसिंग में, तो नैनो कंपोजिट्स क्या होते हैं, थोड़ा सा एक बार रिपीट कर देता हूं। नैनो कंपोजिट क्या है दोस्तों, नैनो पार्टिकल। अब नैनो पार्टिकल, कार्बन के जो नैनो पार्टिकल है वो 4 तरह के पढ़ाए थे, 0 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन पढ़ाया था आपको। ठीक है, उनमें से किसी भी प्रकार का नैनो पार्टिकल ले लीजिए, उसको अगर आप किसी भी पॉलीमर के साथ, बहुलक के साथ, किसी भी सिरेमिक के साथ और किसी भी प्रकार के मेटल के साथ संयोजित अगर आप करते हो तो क्या बनेगा, नैनो कंपोजिट। नैनो कंपोजिट की जो खास बातें हैं, क्या विशेषताएं हैं जिसकी वजह से उनका यूज किया जा रहा है खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग में, वो इंपॉर्टेंट है। आईआईटी खड़गपुर के साइंटिस्ट ने जो कच्ची ककड़ी के छिलकों से जो नैनो सेलुलोज कंपोजिट बनाया है, ये जो लाइन है ये मतलब डिस्टर्ब हो गई है हल्की सी, पता नहीं है आगे पीछे हो गई है, क्लियर, तो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। वो मैंने आपको प्रॉपरली बता दिया कि कच्ची लकड़ी के छिलकों से क्या बनाया, नैनो सेलुलोज कंपोजिट। और नैनो सेलुलोज कंपोजिट का प्रयोग किसके रूप में किया जाएगा, खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग के लिए किया जाएगा, क्लियर। इसके साथ साथ आप एंटी माइक्रोबियल पैकेजिंग के लिए सिल्वर नैनो कोटिंग, जिंक ऑक्साइड या टाइटेनियम ऑक्साइड की कोटिंग काम में लेंगे, ये भी मैंने डिस्कस किया। और फिर मैंने काइटिन से बने जो कीस्टोन पॉलीमर है वो भी आपने पढ़े। इसके बाद नैनो कैटलिस्ट के बारे में हम लोगों ने बात की, और उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने सड़नरोधी नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में भी डिस्कस किया। आई होप दोस्तों अच्छे से आप समझ पाए होंगे कि हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर के अंदर और नैनो टेक्नोलॉजी का यूज हम लोग जो फूड पैकेजिंग और प्रोसेसिंग है वहां पर कैसे कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी है पीसीएस लेवल में सबसे इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा अपना रखती है टेक्नोलॉजी। तो पीसीएस लेवल का माइंड और पीसीएस लेवल की सोच आपको डेवलप करनी होगी। आई एम रेडी। और मैं कंटेंट आप देख रहे हैं, कंटेंट की डिलीवरी में कहीं होकर कोई कमी नहीं है, कंटेंट में कहीं होकर कोई कमी नहीं है। मैक्सिमम से मैक्सिमम कंटेंट, लेटेस्ट से लेटेस्ट डेटा आपके सामने रखने के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं। आगे बात अगली कक्षा में करेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।